हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस डेवर में। तो हम आज बात करते हैं विवेक से चौखर से चौकी तक की बुक है। और ये जीके जीएस की स्पेशल टॉपिक जिसमें आते हैं। और ये बुक में चैप्टर बाय चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे मानवाधिकार, फिर पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा, फिर पढ़ेंगे पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, फिर साइबर अपराध, सोशल मीडिया, प्राकृतिक संसाधन व खनिज, जीएसटी एवं सेवा कर, विमुद्रीकरण, वाणिज्य एवं व्यापार, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और उसके बाद जनसंख्या और नगरीकरण, भारत व उसके पड़ोसी देश, कला एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और सम्मान, पुस्तक और उनके लेखक, आविष्कार एवं खोजें, देश और राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिन व दिवस, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश की कृषि और उत्तर प्रदेश का राजस्व। बात करेंगे कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार मानव को उपलब्ध सुविधाएं या हक। अधिकार क्या होता है? कोई हक या सुविधा जिसका दावा किया जा सकता है, जैसे मत देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात मानवाधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं जो आदर और सम्मान से जीवन जीने के लिए प्रत्येक मानव को उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट। जैसे राजा का दैवीय अधिकार और मानव परस्पर विरोधी है। ईश्वरीय शक्ति बनाम व्यक्तिगत अधिकार। दैवीय अधिकार राजा को असीमित शक्ति देता है, इसमें प्रजा के व्यक्तिगत अधिकारों को कोई स्थान नहीं। इसके विपरीत मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्मान और समानता जैसे मूलभूत अधिकार प्रदान करते हैं। आगे हम बात करेंगे नियंत्रण का अभाव। नियंत्रण का अभाव कैसा होगा? दैवीय अधिकार के तहत राजा की शक्ति पर कोई रोक नहीं होती, जबकि मानवाधिकार राज्य की शक्ति को सीमित कर व्यक्तियों को गरिमा की रक्षा करते हैं। निरंकुश शासन बनाम न्याय। दैवीय अधिकार मनमाने शासन को बढ़ावा देता है, और वही मानवाधिकार न्याय, स्वच्छता और कानून के शासन पर अधिकार है। वज्जी संघ गणराज्य इसका अपवाद था। वज्जी संघ जैसे गणराज्य में सत्ता राजा के बजाय कई देश सदस्यों की परिषद या सभा में निहित थी। वैशाली वज्जी संघ एक गणतांत्रिक व्यवस्था थी, जहाँ शक्ति राजा में नहीं बल्कि सामूहिक रूप से ये सभा या जनता में होती थी। जॉन लॉक ने 1689 में टू ट्रीट्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दो ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी। इसमें राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की आलोचना की गई है। मानव की अधिकारों की विशेषताओं की बात करेंगे तो मानव अधिकार सार्वभौमिक है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है क्योंकि हर कोई समान अधिकारों के साथ पैदा होता है और उनके पास समान अधिकार होते हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों, उनका लिंग, नस्ल और उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अधिकारों की सार्वभौमिकता। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत शब्दों में इस प्रकार समाहित है: सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं। मानवाधिकार को राष्ट्रीय सीमा के बिना लागू किया जा सकता है। जैसे मानवाधिकार नंबर 2, मानवाधिकार अंतर्निहित हैं। मानवाधिकार अंतर्निहित हैं क्योंकि वे किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा व्यवधान नहीं किए जाते हैं। मानवाधिकारों को खरीदना, अर्जित करना या विरासत में प्राप्त करना जरूरी नहीं है। वे केवल इसलिए लोगों को प्राप्त हैं क्योंकि वे मानव हैं। नंबर 3, मानवाधिकार मौलिक है। क्या है? मौलिक है। मानवाधिकार मौलिक अधिकार है क्योंकि इसके बिना
मनुष्य का जीवन और सम्मान अर्थहीन होगा। मानवाधिकार अनिर्वचनीय है मानवाधिकार अनिर्वचनीय है। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह मानवाधिकारों का उपयोग करे या नहीं। लेकिन मानवाधिकार अपने आप में खोया नहीं जा सकता, हमेशा रहेगा। इस प्रकार मानवाधिकारों को निर्धारित नहीं किया जा सकता और ये अलिखित है। मानवाधिकार अविभाज्य हैं। मानवाधिकार अविभाज्य हैं, विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर और उचित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा किसी अपराध का दोषी बना पाया जाता है तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। मानवाधिकार आवश्यक एवं अनिवार्य हैं। मानवाधिकारों के अभाव में किसी भी व्यक्ति का नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण असंभव है। मानवाधिकार आवश्यक हैं क्योंकि वे लोगों के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, सरल शब्दों में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध। ये मानव के पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियादी हैं। नंबर 3, ये व्यक्ति के जन्म के साथ उपलब्ध हो जाते हैं, इन्हें त्यागा नहीं जा सकता। ये अधिकार सदा और सर्वत्र देय हैं। मानवाधिकार एक दूसरे पर आश्रित हैं, आश्रित हैं। मानवाधिकारों का इतिहास मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने पहली बार राजा की शक्ति पर सीमाएं लगाई और नागरिकों के कुछ अधिकारों को मान्यता दी है। बात करेंगे नेक्स्ट, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स में बताया गया है कि बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। इसने नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया और संसदीय सर्वोच्चता स्थापित की। वर्जीनिया अधिकारों की घोषणा 12 जून 1776 में हुई। वर्जीनिया घोषणा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की आधारशिला रखी। बात करेंगे संयुक्त राज्य स्वतंत्रता की उद्घोषणा 4 जुलाई 1976 को हुई। इसने मानवाधिकारों का वर्णन किया और स्वतंत्रता पर जोर दिया। अमेरिका का संविधान की बात करेंगे। 4 मार्च 1789 में शुरू में अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे तो 1789 ईस्वी में प्रस्ताव हुआ। 1791 में अन्य संविधान संशोधनों द्वारा मानवाधिकारों को शामिल किया गया, जिसने भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को प्रेरित किया। फ्रांस 1789 में पुरुषों और नागरिकों को अधिकारों की घोषणा ने स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया गया। नंबर 4, रूजवेल्ट स्पीच 1941 ईस्वी में अमेरिका में। रूजवेल्ट ने 4 स्वतंत्रताओं की बात की थी: अभिव्यक्ति थी और पूजा और अभाव की मुक्ति और भय से मुक्ति। यूएनए चार्टर 1945 20 जून 1945 को हस्ताक्षरित। इसकी प्रस्तावना में मानवाधिकारों का उल्लेख किया गया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर 10 दिसंबर 1948 को पेरिस, फ्रांस में हुई। मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में पारित हुआ था। कुल 30 अनुच्छेद के साथ मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा आया था। समिति की अध्यक्षता एलियानोर रूजवेल्ट, भारत की हंसा मेहता सदस्य थी। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं? नंबर 1, सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। हंसा मेहता की सलाह पर मैन की जगह ह्यूमन शब्द जोड़ा गया था। आर्टिकल 2 में लिंग, वंश, भाषा, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि अनुच्छेद 3 में बताया गया है जीवन और स्वतंत्रता सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 4 में दासता से स्वतंत्रता। आर्टिकल 5 में बताया गया है कि यातना से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 10 में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 18 में धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार।
बात करेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को भाग में मौलिक अधिकार भाग 2 होगा, पता नहीं कितना है, भाग 3 हो सकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा और से प्रेरित है। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां हैं। कौन कौन सी 3 पीढ़ियां हैं? कौन कौन से मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियां विभाजित करने का प्रस्ताव सबसे पहले 1979 में स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में चेक न्यायविद कार्ल वॉशक द्वारा किया गया। पहली पीढ़ी के मानवाधिकार जिन्हें कभी कभी नीला अधिकार भी कहा जाता है, अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता और राजनीतिक जीवन में भागीदारी संबंधित है। वे मूल रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रगति के हैं। वे व्यक्ति को राज्य की जातियों से बचाने के लिए नकारात्मक रूप से काम करते हैं। पहली पीढ़ी के अधिकारों में जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और मतदान का अधिकार शामिल है। 1789 में बताया गया है कि फ्रांस में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा द्वारा और 1791 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकार विधेयक द्वारा पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों का एक पूरा सेट फ्रांस में शुरू किया गया था। इन अधिकारों को पहले 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 से 21 के द्वारा और बाद में 1996 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून में दर्जा दिया गया है। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार इन अधिकारों को कभी कभी लाल अधिकार भी कहा जाता है। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार समानता से संबंधित हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सरकारों द्वारा इन्हें मान्यता दी जाने लगी। इन अधिकारों को कभी कभी लाल अधिकार भी कहा जाता है। वे मूलतः आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के हैं। वे नागरिकों को समान स्थितियों और उपचार की गारंटी देते हैं। माध्यमिक अधिकारों में उचित और अनुकूल स्थिति में नियोजित होने का अधिकार, भोजन, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार, साथ ही सामाजिक सुरक्षा और बेरोजगारी लाभ शामिल होंगे। नंबर 7, इन अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 22 से 28 और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में भी शामिल किया गया था। बात करेंगे तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो केवल नागरिक और सामाजिक से परे हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई प्रगतिशील दस्तावेजों में व्यक्त किया गया है, जिसमें मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 1972 की स्टॉकहोम घोषणा, पर्यावरण और विकास पर 1992 की रियो घोषणा जहाँ शामिल है। एकजुटता मानवाधिकार के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 3, वे ऐसे अधिकार हैं जो समुदाय या लोगों जैसी सामूहिक अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के ढांचे से परे जाने का प्रयास करते हैं। इसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं: समूह एवं सामूहिक अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अधिकार, स्वतंत्र पर्यावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, संचार का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार, अंतरपीढ़ीगत समानता और स्थिरता के अधिकार। मानवाधिकार किसे उपलब्ध हैं? सभी मानव को आवश्यकता, सम्मान पूर्वक आत्मसम्मान से जीवन जीने के लिए हैं। नंबर कार्ल वॉशक द्वारा 3 पीढ़ियों का वर्णन
बताया गया है। कार्ल वाशक द्वारा 3 पीढ़ियों का वर्णन नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार, सामूहिक एवं एकजुटता का अधिकार। मानवाधिकार की विशेषताएं क्या हैं? जन्म से मृत्यु तक उपलब्ध हैं, इन्हें त्यागा नहीं जा सकता, बिना उचित प्रक्रिया इन्हें छीन भी नहीं सकते हैं, कमी भी नहीं कर सकते हैं। अधिकार एक दूसरे पर आश्रित अथवा निर्भर होते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां, समझौते, उद्घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक 3 प्रमुख दस्तावेजों का समूह है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आधार प्रदान करते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा पेरिस फ्रांस में प्रस्ताव। 217A के तहत पारित। इसमें अनुच्छेद 30 शामिल है जो मानवाधिकारों का आधार है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नंबर V, नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICCPR। नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICCPR मसौदा 1954 में तैयार, 16 दिसंबर 1966 को हस्ताक्षर, 23 मार्च 1976 को लागू। भारत ने 27 मार्च 1979 को इसकी पुष्टि और 10 अप्रैल 1979 को संयुक्त राष्ट्र को जमा किया। 2 ऐच्छिक प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? 2 ऐच्छिक प्रोटोकॉल। प्रथम 1966 से 1976 व्यक्तियों को शिकायत दर्ज करने का तंत्र प्रदान है। द्वितीय क्या है? 1989 से 1991 में मृत्युदंड को समाप्त करने पर केंद्रित। भारत ने इन दोनों ऐच्छिक प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया गया था। ICCPR का पालन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCR द्वारा निगरानी। मानवाधिकार समिति 18 स्वतंत्र विशेषज्ञ, 4 वर्ष का कार्यकाल, वर्ष में 3 सत्र आयोजित। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICESCR 16 दिसंबर 1966 को हस्ताक्षर, 3 जनवरी 1976 को लागू। भारत ने 27 मार्च 1979 को पुष्टि की और 10 अप्रैल 1979 को संयुक्त राष्ट्र को जमा किया। ऐच्छिक प्रोटोकॉल 2008 से 2013 व्यक्तिगत शिकायत तंत्र स्थापित करता है। भारत में इस प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया गया था। ICESCR का पालन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR द्वारा निगरानी। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों समेत 18 सदस्य, 4 वर्ष का कार्यकाल, वर्ष में 2 बार बैठक। कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां। प्रत्येक संधि की निगरानी के लिए अलग से समिति का गठन किया जाता है। इस सभी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ICCPR 18 सदस्य होते हैं। ICESCR 18 सदस्य होते हैं। नस्लीय भेदभाव के सभी स्वरूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हस्ताक्षर 1965, लागू हुआ 1969 में। भारत द्वारा हस्ताक्षर 1967 में, पारित हुआ 1968 में। निगरानी समिति CERD। सदस्य 18, कार्यकाल 4 वर्ष का। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हस्ताक्षर हुए थे 1979 को, लागू हुआ था 1981 में। भारत द्वारा हस्ताक्षर 30 जुलाई 1980 को हुए थे और पारित जो हुआ था वो 9 जुलाई 1993 को हुआ था। निगरानी समिति में 23 सदस्य थे और कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। प्रताड़ना के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका प्रारूप 1984 को हुआ था, हस्ताक्षर 1985 में हुए थे, लागू 1987 में हुआ था। भारत द्वारा हस्ताक्षर 1997 में किए गए थे और निगरानी समिति में 10 सदस्य थे और कार्यकाल 4 वर्ष का था। बाल अधिकारों पर सम्मेलन का हस्ताक्षर 1989 में हुआ था, लागू हुई तो 1990 में। भारत द्वारा हस्ताक्षर किया था 11 दिसंबर 1992 में। भारत ने 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल को भी रेटिफाई किया। युद्ध नंबर 1
युद्ध क्षेत्र में बाल अधिकार, युद्ध क्षेत्र में बाल अधिकार। और नंबर 2 बाल यौनाचार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सदस्य 18 और कार्यकाल 4 वर्ष का। प्रवासी मजदूर अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, प्रवासी मजदूर अंतर्राष्ट्रीय संधि के हस्ताक्षर 1990 में, लागू हुआ 2003 में, सदस्य 14 सदस्य और कार्यकाल 4 वर्ष का। दिव्यांगजन अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि प्रारूप 2006 में तैयार हुआ, हस्ताक्षर 2007 में और लागू हुआ 2010 में। समिति सदस्य थे, कार्यकाल 4 वर्ष का। बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि है। प्रारूप इसका 20 दिसंबर 2006 को हुआ था और हस्ताक्षर 2007 में हुआ था, लागू 2010 में हुआ था। समिति 18 सदस्य थे और कार्यकाल 4 वर्ष का था। मानव अधिकारों से संबंधित संस्थाएं, मानव अधिकारों से संबंधित संस्थाएं क्या होती हैं? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 में हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके मेंबर 47 सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन महासभा से चुने गए हैं। कार्यकाल इसका 3 वर्ष का होता है और प्रत्येक 4.5 वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा होती है। इसी समीक्षा को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पूर्व एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नाम की संस्था थी, जिसका गठन 1946 में और 2006 में भंग करके इसका स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय गठन 19 दिसंबर 1993 को, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएनएचआरसी मानवाधिकार संरक्षण आयोग, सदस्य 47 सदस्य थे। गठन 15 मार्च 2006 को हुआ था। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। यूएनओएचसीएचआर गठन इसका 20 दिसंबर 1993 को हुआ था। मुख्यालय इसका जिनेवा में। राष्ट्रीय स्तर की मानवाधिकार संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरआई संस्थान और एग्जाम्पल भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरआई के ग्लोबल अलायंस को जीएनएचआरआई के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, भारत का एनएचआरसी 28 सितंबर 1993 को संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आदर्श वाक्य सर्वे भवन्तु सुखानि है। एनएचआरसी का संयोजन क्या है? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? रंगनाथ मिश्र हैं। एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष जो है वो रंगनाथ मिश्र हैं और इसके 8वें अध्यक्ष अरुण के मिश्र। पूर्वकालिक सदस्य 5 हैं। पदेन सदस्य 7। ये किसी अन्य संस्था के अध्यक्ष होने की वजह से पदेन सदस्य माने जाते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एनएचआरसी गठन संसद संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ है। स्वायत्त सर्वाधिक नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। सर्वाधिक संस्था, जिन संस्थाओं का गठन संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अध्याय 8 धारा 43 लागू 28 सितंबर 1993 में। उद्देश्य था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, मानवाधिकार न्यायालयों का गठन, अन्य संबंधित प्रावधान लागू करना। क्रम संख्या, अध्याय का नाम, धारा और संबंध। क्रम संख्या 1 में अध्याय का नाम है प्रारंभिक, धारा का नाम है 1 से 2 और संबंध इसका है नाम, विस्तार, लागू होने की परिभाषा। क्रमांक संख्या 2 है और इसका प्रारंभिक
अध्याय का नाम जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार अध्याय का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की गठन, धारा 3 से 11 और संबंध राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित। क्रम संख्या अध्याय का नाम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कर्तव्य, धारा 12 से 16 और इसका संबंध जो होगा वो आयोग के कर्तव्य एवं शक्तियों से है। क्रम संख्या 4 अध्याय का नाम राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC की गठन और इसकी धारा 21 से 20 और इसका संबंध राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा 6 में बताया गया है कि न्यायालय वो क्रमांक 6 का अध्याय जो है न्यायालय है। धारा 30 से 31 मानवाधिकार संबंध जो है मानवाधिकार न्यायालयों से संबंधित है। और क्रमांक संख्या 7 में बताया गया है अध्याय का नाम वित्त और उसका नाम 32 से 35 और वित्त से संबंधित। क्रम संख्या 8 में प्रकीर्णन 36 से 43 उसका वो है धारा है और अन्य से संबंधित है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 संक्षेप धारा 1 में बताया गया है कि नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होता है, लागू 28 सितंबर 1993 में। धारा 2 में बताया गया है कि धारा 2 बताया परिभाषा धारा 2 में प्राण स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार। धारा 3 में बताया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन, इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा होता है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सदस्य उच्चतम नंबर 1 न्यायालय का सेवानिवृत्त वर्तमान न्यायाधीश, नंबर 2 उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य मानवाधिकार विशेषज्ञ और 1 महिला। पदेन सदस्य अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकार, दिव्यांगजन आयोगों के अध्यक्ष। धारा 4 में बताया गया है नियुक्ति। धारा 4 में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यों की समिति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा अध्यक्ष, विपक्ष नेता की सिफारिश पर। धारा 5 में बताया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाना, त्यागपत्र देना। त्यागपत्र राष्ट्रपति को मिलता है हटाना। असमर्थता, कदाचार, उच्चतम न्यायालय जांच के बाद दिवालिया, कारावास, मानसिक शारीरिक असमर्थता। धारा 6 में बताया गया है कि कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले पुनर्नियुक्त संभव सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पद पर नियुक्ति निषेध। धारा 11 में बताया गया है आयोग के अधिकारी केंद्र द्वारा उपलब्ध हैं। मुख्य कार्यपालक महासचिव सचिव स्तर पर का अधिकारी होता है। DGP स्तर का अधिकारी अन्वेषण करने में मदद करता है। धारा 12 में बताया गया कर्तव्य एवं शक्तियाँ। मानवाधिकार उल्लंघन पर स्वप्रेरणा शिकायत, न्यायालय आदेश से कार्रवाई, लंबित मामलों में हस्तक्षेप, न्यायालय अनुमति से जेल संस्थान निरीक्षण, राज्य को सिफारिश, मानवाधिकार संरक्षण उपायों का पुनर्लोकन, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन, सुझाव, अनुसंधान तथा जानकारी प्रसार और समन्वय। धारा 13 में बताया गया है कि जांच से संबंधित शक्तियाँ, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, समन, दस्तावेज, राजपत्रित अधिकारी, जांच और अपराध पर मजिस्ट्रेट के संदर्भ। धारा 14 में बताया गया है कि अन्वेषण केंद्र राज्य के सहमति से अधिकारी नियुक्ति। धारा 17 में बताया गया शिकायत की जांच केंद्र राज्य से रिपोर्ट मांगना। समय पर न मिलने पर स्वयं जांच करना, जांच अपील, लाभार्थी को कार्रवाई की सूचना देना। धारा 18 में बताया गया है जांच से संबंधित शक्तियाँ का उल्लंघन पर मुआवजा, अभियोजन, सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से निर्देश और सरकार को कार्रवाई
सुझाव। धारा 19 में बताया गया सत्रवल प्रक्रिया। 20 में वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत। धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। अध्यक्ष क्या है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सदस्य उच्च न्यायालय जिला न्यायाधीश 7 साल अनुभव। नंबर 2 मानवाधिकार विशेषज्ञ। धारा 22 में बताया गया नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर होती है। समिति मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा परिषद अध्यक्ष, विपक्ष नेता की सिफारिश। धारा 30 में बताया गया है कि मानवाधिकारों न्यायालय। धारा 30 में बताया गया है कि मानवाधिकारों के न्यायालय राज्य सरकार, उच्च न्यायालय सलाह द्वारा सेशन न्याय नियुक्त। धारा 31 में विशेष लोक अभियोजक 7 साल अनुभव वाला अधिवक्ता। धारा 37 में विशेष अन्वेषण दलों का गठन। धारा 38 में संरक्षण लोक सेवक की सद्भावना व गिरफ्तारी व न्यायिक कार्रवाई से छूट। धारा 39 में बताया गया है कि लोक सेवक NHRC राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, लोक सेवक NHRC पेरिस सिद्धांतों का पालन। NHRC के 10 कोर ग्रुप हैं। वृद्धजनों पर कोर ग्रुप है, NGOs व मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले बालों से संबंधित है, बंधुआ मजदूरों पर कोर ग्रुप है और LGBT से संबंधित कोर ग्रुप है। व्यवसाय, पर्यावरण व मानवाधिकारों पर कोर ग्रुप है। स्वास्थ्य व मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप है। नीच सशक्तिकरण दिव्यांगजन पर कोर ग्रुप है। खाद्य अधिकार पर कोर ग्रुप है और आपराधिक न्याय सुधारों पर कोर ग्रुप है। महिलाओं पर कोर ग्रुप है। NHRC के 5 विभाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विधि विभाग। नंबर 2 अन्वेषण मुखिया DGP। नंबर 3 पॉलिसी रिसर्च प्रोजेक्ट व प्रोग्राम विभाग। नंबर 4 ट्रेनिंग और नंबर 5 प्रशासनिक। बात करेंगे CAPF 1996 से वाद विवाद प्रतियोगिता। स्टेट पुलिस फोर्स डिबेट कंपटीशन 2004 से। अंतर्राष्ट्रीय NGOs व अन्य संगठन। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। मानवाधिकार पहल स्थापना 1987 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इंटरनेट इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मुख्यालय इसका स्टॉर्नबर्ग फ्रांस में। संस्थापक इसके रेनी मैन, सैमुअल कैशिन और 1968 में शांति का नोबेल प्राइज। नंबर 3 क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल 1977 का शांति का नोबेल प्राइज। स्थापना इसकी जुलाई 1961 में। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में और संस्थापक इसका एरिक ब्रेकर, पीटर वेनिनियन। भारत के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता नंबर 1 कैलाश सत्यार्थी। इनका जन्म विदिशा MP में हुआ था। 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। बचपन बचाओ आंदोलन BBA 1980 में। बाल मजदूरी को रोकना ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 1998 में। कृति भारती सारथी तनेज जोधपुर राजस्थान में। बाल विवाह के विरुद्ध। भारत के पहले बाल विवाह को नल शून्य का श्रेय कृति भारती को है। नंबर 3 वेजवाड़ा विल्सन कर्नाटक में। 1994 में सफाई कर्मचारी आंदोलन SKA। रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इन्हें हाथ से मैला ढोने के विरुद्ध। 1993 में मैनुअल स्केविंग एक्ट। अरुणा राय तमिलनाडु की। अरुणा राय मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS निखिल डे 1990। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसी संस्था के प्रयासों
का परिणाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है। एला भट्ट सेल्फ एम्प्लॉयड बुकमैन एसोसिएशन सेवा 1972 अहमदाबाद गुजरात में है। एमन मैक्सेसे अवार्ड इन्हें भी मिला। लक्ष्मी अग्रवाल अशोक कवि को LGBTI अधिकार कार्यकर्ता। सुनीता कृष्णन को सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ितों से संबंधित। UCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज 1976 में जयप्रकाश नारायण। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल 1996। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों को पुलिस द्वारा अरेस्ट करने संबंधी प्रक्रिया दी, जिससे वर्दी के नंबर स्पष्ट होगा। गिरफ्तारी का कारण परिचितों को 8 से 12 घंटे सूचना देना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, गिरफ्तारी व्यक्ति का प्रत्येक 48 घंटे में मेडिकल कराना, 12 घंटे के अंदर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना। क्वेश्चनों की बात करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो इसका आंसर होगा मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? तो इसका आंसर है अध्याय 8 हैं और धाराएं 43 हैं। इनका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। जीवन का अधिकार सुरक्षित करना, स्वतंत्रता का अधिकार सुरक्षित करना, समानता का अधिकार सुरक्षित करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी थे। मानवाधिकार 6 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। मानवाधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए होते हैं। इसका आंसर है ए ऑप्शन प्रेरक तत्व। 7 नंबर है, मानवाधिकार किस धारा के अंतर्गत आयोग संबंधी कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है धारा 6 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रावधान कार्यकाल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली में। 9 नंबर है, राज्य मानवाधिकार आयोग किस सूची से संबंधित मामलों की जांच करता है? तो इसका आंसर है राज्य सूची के विषय में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वो करता है राज्यपाल करता है। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? वो होती है सलाहकारी। किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाते हैं? जन्म से।
मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब किया गया था? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा सार्वभौमिक घोषणा को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? वो है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका आंसर है 3 वर्ष का या 70 वर्ष तक का। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? और आंसर राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष। उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो इसका आंसर जो होता है वो उपयुक्त सभी। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति और अध्ययन करना, उसके बारे में सिफारिश करना, मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी कारणों की समीक्षा करना। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 18 सदस्य होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।